हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पे आपको ज्ञान संकल्प पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, जो आपको किसी भी स्टेट का पीजीटी और टीजीटीजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है, थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है। कौन सही नहीं है पूछा जा रहा है। इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना है। नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना है। अमेरिका ने विदेश सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया है। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? सभी राजनीतिक व्यवस्था कौन सा सही पूछा जा रहा है इसमें? ठीक है, तो ऑप्शन है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्था समान प्रकार्य नहीं करती। सभी राजनीतिक व्यवस्था बहुप्रकार्यात्मक नहीं है। सभी राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। तो इसका सी होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन कौन सा? फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। अगला है, ये क्रांति है, उसको मैच करना है। वेलवेट क्रांति, ऑरेंज क्रांति, कार्बेंस क्रांति, अगस्त क्रांति। तो इसमें स्टार बना हो, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्ष तक होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है, यदि पहले भंग हो जाती है तो चुनाव उसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जानी चाहिए। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्ष का कार्यकाल दिया जाएगा। नहीं, जितना समय बचा उसके लिए ही होगा। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सा? एक मिनट, सही पूछा जा रहा था। कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा सी, सेकंड एंड फोर्थ सही है। क्या है सेकंड? यदि पहले भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने के 6 के भीतर, ठीक है। और 4 है कि यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम होगा तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, और ये पहला क्या था? एक बार पहला भी देखते हैं ऑप्शन। पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने, नहीं, तो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। देखो, 6 माह के भीतर होनी चाहिए। हालांकि यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कौटिल्य के अनुसार अमात्य है, सुहृद है, दुर्ग है, कोस है। तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अमात्य का हो जाएगा आंख, और इसका हो जाएगा कान, दुर्ग का हो जाएगा आपकी तीसरा होगा ना, भुजाएं हो जाएगा, और कोस का होगा मुख। ठीक है, अगला चलते हैं। अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द अनटचेबल, हु वर द सुधा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्मा। तो सबसे बाद में वो धम्मा वाला हो जाए, बुद्ध एंड धम्मा। देखो, तो सबसे पहले एलिनेशन ऑफ कास्ट है 1936 में, फिर हु वर सुद्राक्ष 46 में, द अनटचेबल है 48 में, और ये है 57 में। सबसे पहले 36, फिर 46, 48 और फिर 57। अगला, निम्नलिखित कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांतों की विशेषता है? यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति
का एक साधन है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र प्राथमिक शिक्षा होगी। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होगी। 30 वर्ष की उम्र में द्वितीय चरण की होगी। तो इसमें सारा कुछ सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। सद्दाम हुसैन ने शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई। यह संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? तो उस समय था हैंस विंकलिंग्स। ग्रामसी के सद्दाम हुसैन इराक के भूतपूर्व तानाशाह के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति हैंस विल्किंग्स थे। अगला है ग्रामसी से संबंधित क्वेश्चन है। ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता है। ठीक है। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। नहीं है तो ऐसा तो नहीं होगा। सेकंड हमें एलिमिनेट करना होगा। अगर होता तो सही होता। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया था। तो इसका आंसर है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं है? तो विकासात्मक सहायता समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 2% भाग का योगदान, अत्यधिक गरीब भुखमरी का उन्मूलन। ठीक है। तो है पर्यावरण संबंधी सुनिश्चित सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक पात्र माना है? तो ये माने फॉलेट। एमपी फॉलेट प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठित विचारधारा का एक मिथक मात्र मानते हैं और उसी के साथ प्राधिकार काम से जुड़ा होता है और उसी के साथ रहता है। आगे वह कहते हैं कि प्राधिकार के अनुवाद रूप से कार्यात्मक होना चाहिए और कार्यात्मक प्राधिकार अपने साथ जिम्मेदारी को जोड़े रखता है। अगला है, निम्नलिखित किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता आपका स्विट्जरलैंड और यूएस में भी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए होगा। इंडिया यूएस तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया में तो है नहीं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षतावाद, अति तथ्यात्मकवाद। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारा हो जाएगा डी। आगे है, निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तित एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाया गया है? तो ये परिपक्वता राजनीतिक संस्कृति, विकास राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति। क्या है किनके द्वारा? फाइनर के द्वारा। परिपक्व राजनीतिक, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति। आगे क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने का अनुदेश देते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाए तो यह अनुच्छेद 14 से 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। निर्देशक सिद्धांत को विधान द्वारा लागू करना होता है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड नहीं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड को एलिमिनेट करना है। क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, प्रवर्तनीय तो नहीं है, नहीं परिवर्तनीय तो नहीं है ना। देखो, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिपादक है, क्या बोल रहा है जी? इसका आंसर ये दिया था। देखो, ध्यान है कि अनुच्छेद 3 में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कानून बनाए गए वह 14 से ज्यादा प्रदत्त उल्लंघन है तथा असंवैधानिक प्रतिरक्षित होता है। ठीक है, ये तो सही है। निर्देशक
ठीक है, इसका कौन है? बी दिया था आंसर। ये आपका 2018 यूजीसी नेट का है। एसपी हंटिंगटन डेहल है, केनेथ वॉल्डिंग है, फर्नांडो एच कार्डोसा है। सबसे पहले हम डेहल बहुतंत्रीय लोकतंत्र हो जाएंगे, तो डेहल का हो जाएगा आपका 4, बी में 4, ठीक है, बी में 4, 2 में है। फिर हंटिंगटन का हो जाएगा वो पतन वहाँ हो जाएगा ए में 3, और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एक मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मिला लेते हैं। हंटिंगटन राजनीतिक पतन है, डेहल है बहुतंत्री लोकतंत्र, केनेथ वॉल्डिंग है राजनीतिक अनुरूपण, और कार्डोसो है संबंधित विकास निर्भरता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो ये है आर्टिकल 144, ऑप्शन बी। उपनिवेशी प्रशासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ये शासकीय नौकरशाही, ऑप्शन डी। अगला, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है? तो किसी विशेष स्थान का निवासी, दूसरा है वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ सारा कुछ है ऑप्शन बी। फिर से देखो क्या है। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित कौन सा विशेषता एथेंस नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता? तो ये सारा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो समस्त विकल्प सत्य है, तो नहीं था ना, नहीं है, कौन सा नहीं करता? तो सारा कुछ करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैच करना है हमें। बर्नार्ड है, फेयोल है, गुलिक है और टेरी है। तो इधर मैच करते हैं हम। देखो बर्नार्ड होंगे, इसका आंसर ए। बर्नार्ड है कार्यकारी के प्रकार, फेयोल है प्रबंध के सिद्धांत, गुलिक है संगठन के आधार और टेरी है प्रत्यायोजन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका विचार था कि आत्मनिर्णय तथा राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बी है प्रथम विश्व युद्ध के संग्राम के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका यह भी विश्वास था कि कूटनीति को सर्वसम्मत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। डी है उनका विश्वास था कि शांति संतुलन से सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रश्न अधूरा हालांकि ने विकल्प ए आंसर दिया था। अगला है एल्टन मेयो, हेनरी फेयोल या निकोलस हेनरी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो देखो सबसे पहले हो जाएंगे टेलर वैज्ञानिक, और मेयो हो जाएंगे मानव, हेनरी हो जाएंगे आपके नवलोक प्रबंध, निकोलस हेनरी, और हेनरी फेयोल हो जाएंगे संगठन का शास्त्रीय। तो इसके हिसाब से सी। अगला है ब्रिटिश सिविल सर्विस की लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थे? तो ये फुलटन समिति ने किया था। अगला, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? आदर्शवाद उदारवाद के साथ सहव्यवस्थित है। आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है। आगे है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आदर्श उदारवाद के साथ सहविस्तृत है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो ये प्रताप बी मेहता ने किया है। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्ति और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय ने इसकी आलोचना की है, ऑप्शन सी।
अगला है 51, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती बल्कि अन्यत्र बने कानून का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती है। कारण बताया जा रहा है, विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? आधुनिक लोकतंत्र का निर्णय बहुतंत्र के रूप में किया है, तो ये डहल ने किया है, ऑप्शन डी। थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारण के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? तो ये किए हैं आपके, कौन है? थॉमस हॉब्स। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत से। अगला है 54 मैककुलोच बनाम मैरीलैंड वाद निम्नलिखित के निर्णय में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की? तो राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता, ऑप्शन बी। अगला है, गांधी जी के अनुसार अससन रीजन का क्वेश्चन है। गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। उसका कारण बताया जा रहा है, व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण, तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन डी। अगला 56, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकार या आयोग ने निम्नलिखित कौन सी सिफारिश दी थी? वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। तो ये सारा ही हो जाना चाहिए, ऑप्शन इसका ए ही होगा, सारा कुछ सही दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? श्रमिकों का कल्याण नहीं, रोजगार से नहीं, सामाजिक कल्याण नहीं, उच्चतम औद्योगिक दक्षता, ऑप्शन डी। 58, भारत का पोखरण सेकंड के उपरांत किए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? तो ये हटाया था 2001 में जब हुआ था हमला 9/11, उसके बाद, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निर्वाचकीय समस्या और निर्वाचकीय सुधार। मतदाताओं का जाली पंजीकरण, मतगणना में देरी, निर्वाचन के दौरान हिंसा, अत्यधिक उम्मीदवार। तो अत्यधिक उम्मीदवार होने से चरणबद्ध होता है चुनाव, तो हमें डी में फर्स्ट। और मतदाताओं की जाली पंजीकरण हो जाएगा फोटो पहचान पत्र। ठीक है, तो इसके हिसाब से सी होना चाहिए आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था? अच्छा ए है, रुक जाओ, ए एक मिनट मिलाते हैं। देखो, मतदाताओं की जाली फोटो पहचान पत्र, ठीक है। डी में है अत्यधिक उम्मीदवार। अच्छा, ये अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ा दी गई है। मतगणना में देरी क्यों होती है? क्योंकि मतगणना में देरी क्यों होती थी, इसलिए वोटिंग मशीन लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया, निर्वाचन के दौरान हिंसा, तो चरणबद्ध मतदान। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अत्यधिक तो अभ्यर्थी की जमानत, ठीक, निर्वाचन, हिंसा, चरणबद्ध चुनाव, मतगणना में देरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, मतदान जाली पंजीकरण, फोटो पहचान पत्र। इसके लिए जो सुधार हुआ ये बताया जा रहा है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? तो ये है आपका उदासीनता और अधिनियमपरकता, अनाधिकार, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ। अगला, राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता कौन है? तो प्राथमिक अभिकर्ता है फैमिली एंड सामाजिक वर्ग। लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष में क्रमबद्ध कीजिए। तो उसका हम डेट के साथ ही देख लेते हैं।
एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899, व्हाट टू बी डन 1902, मेटेरियलिज्म एंड इम्पेरियल क्रिटिसिज्म 1909, और सोशलिज्म एंड वॉर 1915। तो देखो, लेनिन, मार्क्स, गांधी, इनकी किताबों को आपको एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, वो एग्जाम में जरूर आएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? तो ये मोरारजी देसाई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अब हमें मैच करना है व्यापक सीटीबीटी। तो सीटीबीटी 1996 में हुआ था। प्रक्षेपण रोधी मिसाइल, ये हो गया आपका 2000, ये पहला स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, बाद स्टार्ट हो जाए 72, और ये सबसे बाद में होगा ना। सबसे पहले तो हम ए का फोर्थ हो गया, और बी में ये 1972, और ये हो गया आपका 1991, और हथियार कटौती संधि 2002। ठीक है। किसने कहा संविधान के बिना सरकार, अधिकार बिना शक्ति है? तो ये बोले थे थॉमस पेन। क्या बोले थे? अधिकार के बिना, संविधान के बिना सरकार, अधिकार बिना शक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज 70 क्वेश्चन तक करेंगे, जो रेस्ट क्वेश्चन बच जाएगा नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अगला है हाँ, किस किस गवर्नमेंट से? चंद्रशेखर है, देवगौड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह है? तो सबसे यूपीए के कौन है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, तो यूपीए हो जाएंगे मनमोहन सिंह। एनडीए हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए। तो सी में सेकंड, तो डी ही होगा इसका आंसर। ए का 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय मोर्चा है, और मनमोहन सिंह हो जाएंगे थर्ड, तो डी में थर्ड। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा ये हो गया, देवगौड़ा अटल बिहारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जिसको एनडीए बोला जाता था, और यूपीए इसको बोला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब सब मिलके इंडिया गठबंधन कर लिए हैं। अगला, एम एन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानवतावाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो वो नव मानवतावाद के रूप में जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 69 में है, दृष्टिकोण या भारतीय लोकतंत्र की आलोचना, हिंदू राष्ट्रवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी? तो इसका है सी आंसर। देखो, हिंदू राष्ट्रवाद स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण, प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान। मार्क्सवाद एक छलावा, क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों एवं विशेषताओं को बनाए रखता है। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। ठीक है, आगे, हेनरी फ्योल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया, उन्हें सही क्रम में रखिए। संगठित करना, नियोजित, आदेश, नियंत्रण, समन्वय। जिसका हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद संगठित करना होगा, संगठित के बाद आप आदेश दोगे, कमांड करोगे, कमांड के बाद समन्वय करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, फिर नियंत्रण करोगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करा दूंगी। तो किसी वजह से ये अगर आपको चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।